सब्जेक्ट के बारे में तो पढ़ा था, और वहां पर वो बच्चे जिनको इस बात पे कंफ्यूजन थी बेटी कि सब्जेक्ट जो होता है वो डूअर ऑफ एन एक्शन होता है, ये सब्जेक्ट जो होता है वो परफॉर्मर ऑफ एन एक्शन होता है, तो उसको मैंने क्लेरिफाई करने की कोशिश की है। होप कि वो चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब जो हमारा टॉपिक है वो हमारे पास क्या है, दैट इज कॉल्ड वर्ब। ठीक है, अब वर्ब किसे कह रहे होते हैं, तो वर्ब के बारे में भी एक मिसकंसेप्शन है बहुत सारे बच्चों के बारे में। बहुत सारे बच्चों को ये मालूम होता है कि वर्ब जो होता है ना वो एक्शन वर्ड होता है। वर्ब इज अ वर्ब इज एन एक्शन वर्ड। वर्ब वो होता है जो एक्शन वर्ब होता है, एक्शन वर्ड जो होता है वो वर्ब कहला रहा होता है। तो ये भी डेफिनेशन बहुत सारे बच्चों को मालूम होती है। आप में से कितने बच्चे जिनको ये डेफिनेशन मालूम है, जरा वो हाथ उठा के मुझे कंफर्म कर दो। जितने बच्चों को ये मालूम है कि एक्शन वर्ड जो होता है वो वर्ब कहला रहा होता है। और बाकी जो बच्चे पार्टिसिपेट नहीं करते हैं या हाथ वगैरह नहीं उठाते, वो कहीं इंग्लिश में थिसॉरस वगैरह तो नहीं लिख रहे, शेक्सपियर की बायोग्राफी तो नहीं लिख रहे, उनकी इंग्लिश बहुत ज्यादा हाई क्लास की होगी, उनको मेरे सवाल समझ में नहीं आते। ऑल राइट बेटे, जिन बच्चों ने हाथ उठाए, लोअर योर हैंड्स, कीप लोअरिंग इट। थैंक यू। ठीक है, तो देखिए जो मिसकंसेप्शन अबाउट सब्जेक्ट था ना कि सब्जेक्ट इज कॉल्ड द डूअर ऑफ एन एक्शन और परफॉर्मर एन एक्शन, तो सेम सेम मिस्टेक इज बीइंग फॉलोड बाय द स्टूडेंट हियर कि दे हैव नोन ओनली द 50% डेफिनेशन ऑफ द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट की ना 50% डेफिनेशन मालूम है, सॉरी वर्ब की, आई एम सॉरी, वर्ब की जो 50% डेफिनेशन है वो मालूम होती है। किस तरीके से देखें, अब वर्ब जो होता है, वर्ब हमारे पास क्या होता है, तो मैं यहाँ पर इसको लिख दूं कि वर्ब इज अ वर्ड which shows an action or state. This is the perfect and the complete definition of the verb. वर्ब की जो कंप्लीट डेफिनेशन है बेटे वो यही है कि वर्ब इज द वर्ड विच शोज एन एक्शन और स्टेट। वर्ब वो वर्ड होता है जो किसी एक्शन या स्टेट को जाहिर करता होता है। इस बात को याद रखिएगा, एक्शन का मतलब एनी एक्ट, एनी डीड, और स्टेट में क्या क्या चीजें कवर होती हैं। स्टेट के अंदर या तो एग्जिस्टेंस होगा, या रिलेशन होगा, या पोजीशन होगा। आई रिपीट, एक्शन का तो मतलब क्लियर हो गया, लाइक कोई ना कोई एक्शन वर्ड उसके अंदर मौजूद होगा, और ये हमेशा पढ़ते आ रहे हैं, तो यहाँ तक की डेफिनेशन तो आप सबको ही आती है ऑलमोस्ट। स्टेट में क्या चीज होती है कि जब वर्ब जो होता है स्टेट वर्ब होगा, तो व्हाट वुड इट बी शोइंग, तो इधर इट वुड बी टॉकिंग अबाउट एग्जिस्टेंस और रिलेशन और पोजीशन। पोजीशन का मतलब मिल्कियत होना किसी चीज का, ये याद रखिएगा। तो वर्ब इज द वर्ड बेटे विच शोज एन एक्शन और स्टेट। वर्ब वो वर्ड होता है जो किसी एक्शन या स्टेट को जाहिर करता है, पॉइंट नंबर 1। सेकेंड पॉइंट, किसी भी जुमले के अंदर एक्शन या स्टेट वर्ब इकट्ठे नहीं आ रहे होते। जिस जुमले में एक्शन वर्ड होता है वहां पर स्टेट वर्ब नहीं होता, जहां पर स्टेट वर्ब होता है वहां पर एक्शन वर्ब नहीं होता। आई रिपीट, जिस जुमले में एक्शन वर्ब होता है वहां स्टेट वर्ब नहीं होता, जहां पर स्टेट वर्ब होता है वहां पर एक्शन वर्ब नहीं होता है। ये बात याद देखिएगा। दूसरी बात, तीसरी बात ये कि जुमले के अंदर अगर एक्शन वर्ब है तब भी और स्टेट वर्ब है जब भी, वो है मेन वर्ब, वो हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा। काइंडली एक्नॉलेज इट वेरी प्रॉपरली, राइट? I repeat all the points. Number one, I told you the definition of this verb. कि verb is a word which shows an action or state. Verb वो word होता है बेटे या तो वो एक्शन जाहिर करेगा या फिर स्टेट। अब या का मतलब होता है या तो जुमले में एक्शन वर्ब होगा या फिर स्टेट। तो जहां एक्शन वर्ब होगा वहां पर स्टेट वर्ब नहीं होगा बेटे, और जहां पर स्टेट वर्ब होगा वहां पर एक्शन वर्ब नहीं होगा। ये बात क्लियर रखिएगा। दूसरी बात क्या है कि अगर एक जुमला है और एक जुमले के दो हिस्से होंगे ना, एक जुमले के अंदर दो हिस्से होंगे, हाँ, तो उस दो हिस्सों में एक में एक्शन और एक में स्टेट वर्ब हो सकता है। ये मैं आपको एग्जाम्पल के साथ साबित कर दूंगा। और तीसरा पॉइंट मैंने ये बताया है कि जुमले में एक्शन वर्ब हो या स्टेट वर्ब हो, दोनों सूरतों के अंदर वो है हमारे पास मेन वर्ब, वो हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा। तो इस बात का आपने ध्यान रखना। किस तरीके से, मैंने जुमला लिखा, ही राइट्स 2 letters daily to his father। ठीक है, they have a lot of English books in the library।
she was for her child. Now you can check it out. I've written down 4 sentences. मैंने 4 जुमले लिखे हैं बेटे, ठीक है. सेंटेंस नंबर 1 हमारे पास क्या लिखा हुआ है? सेंटेंस नंबर 1 is given there. He writes 2 letters daily to his father. They have a lot of English books in the library. She was making a beautiful cake for her child. और पाकिस्तान has many fascinating places. अब अगर इन चारों जुमलों के अंदर मैं आपसे पूछूं वर्ब कौन कौन से वर्ड हैं, हेल्पिंग वर्ब नहीं, सिर्फ वर्ब की बात करूं, तो मेरा बेटा इसके अंदर राइट है, इसके अंदर हैव है, इसके अंदर मेकिंग है और इसके अंदर हैज है, ठीक है. अब देखें, ही राइट्स 2 letters डेली टू हिज फादर. अब जिन बच्चों को ये मालूम होता है कि सर वर्ब इधर एक्शन वर्ब के वर्ब जो होता है वो एक्शन वर्ब होता है, तो इसका मतलब जिस जुमले में स्टेट होगा यानी एक्शन नहीं होगा, तो उन बच्चों के लिहाज से या उस कॉन्सेप्ट या उस डेफिनेशन के लिहाज से उस जुमले में फिर वर्ब ही नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब वो गलत है, ठीक है. अब ही राइट्स 2 letters डेली टू हिज फादर, इसके मेन वर्ब क्या है हमारे पास? राइट्स है, और चूंकि इट इज शोइंग एन एक्शन तो ये एक्शन वर्ब हो गया. अब मैंने कहा था ना एक्शन वर्ब हो या स्टेट वर्ब दोनों है मेन वर्ब, तो इसको हम नाम देंगे एमवी का. एमवी का मतलब बोले तो मेन वर्ब, ठीक है. अच्छा, दे हैव अ लॉट ऑफ इंग्लिश बुक्स इन द लाइब्रेरी, उनके पास लाइब्रेरी में बहुत सारी इंग्लिश की किताबें हैं, इसमें कोई एक्शन तो नहीं है. अब ये जो हैव है, इट विल क्रिएट मिसकंसेप्शन, आपके जहन में ये फैलेसी होगी सर ये हेल्पिंग वर्ब होता है, क्योंकि बचपन से लेकर ना बच्चा 55 तक यही बात पढ़ते हुए आता है कि सर इज, एम आर, वाज, वर, हैज, हैव, डू, डज, डिड, ये सारे हेल्पिंग वर्ब होते हैं. हरगिज़ ऐसा नहीं. यहाँ पर हैव जो है एक्शन को जाहिर नहीं कर रहा बेटे, ये पोजीशन को जाहिर कर रहा है, स्टेट वर्ब है लेकिन है ये मेन वर्ब. शी वॉज मेकिंग अ ब्यूटीफुल केक, तो मेकिंग इज शोइंग एन एक्शन, तो ये मेकिंग हमारे पास क्या कहला रहा होगा? मेन वर्ब कहला रहा होगा, लेकिन है एक्शन वर्ब. पाकिस्तान हैज मेनी फैसिनेटिंग प्लेसेस, तो यहाँ पर एग्जिस्टेंस की बात हो रही है, पोजीशन की बात हो रही है, तो हैज हमारे पास क्या होगा? मेन वर्ब होगा, ये याद रखिएगा. तो अब इन चारों जुमलों के अंदर जो वर्ब है, अब या तो एक्शन है, तो एक्शन वर्ब किसमें है? 1 और 3 सेंटेंस के अंदर, और 2 और 4 सेंटेंस के अंदर हमारे पास क्या मौजूद है? स्टेट वर्ब मौजूद है. लेकिन इन चारों जुमलों के अंदर काइंडली एक्नॉलेज याद रखिएगा, स्टेट वर्ब है या एक्शन वर्ब है, दोनों की सूरतों में वो है मेन वर्ब. हेल्पिंग वर्ब इसको हम काउंट नहीं करेंगे. और ये चीज भी आप नोट डाउन कर लीजिए, जिस जुमले में एक्शन वर्ब है वहां पर स्टेट वर्ब नहीं है, और जिस जुमले में स्टेट वर्ब है वहां पर एक्शन वर्ब नहीं है बेटे, ये बात भी क्लियर होनी चाहिए. लेकिन मैंने आपको ये भी बताया कि अगर एक जुमले के अंदर 2 हिस्से हैं, देयर आर 2 पार्ट्स और 2 क्लॉजेज इन वन सेंटेंस, तो वन कैन हैव द एक्शन वर्ब एंड सेकंड कैन हैव द स्टेट वर्ब, ये भी पॉसिबल है. इसकी मिसाल कैसे देखें? he has a lot of money and distributes अब जुमला मैंने लिखा he has a lot of money and distributes it very often to the poor, ठीक है. अब इस जुमले के अंदर 2 हिस्से हैं, he has a lot of money, उसके पास बहुत सारे पैसे मौजूद हैं. अब यहाँ पर has क्या है? ये स्टेट वर्ब है और कहलाएगा हमारे पास मेन वर्ब. इसी जुमले का दूसरा हिस्सा है, तो जाहिर सी बात है ये वाला ही यहाँ पर आना चाहिए था कि he distributes it very often to the poor. तो मेरा बेटा यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट क्या होगा? हमारे पास एक्शन वर्ब है, लेकिन ये काम किसका कर रहा होगा? मेन वर्ब. अब एक जुमला है 2 हिस्से थे, एक में स्टेट वर्ब और एक में एक्शन वर्ब मौजूद है, ये तो पॉसिबल, लेकिन एक ही जुमले के अंदर एक ही क्लॉज के अंदर स्टेट और एक्शन वर्ब आ जाए ये मुमकिन नहीं है. तो तीसरा पॉइंट मैंने क्या बताया था कि एक्शन वर्ब हो या स्टेट वर्ब हो, दोनों सूरतों में ये मेन वर्ब कहलाएगा, इसको हम हेल्पिंग वर्ब का नाम नहीं देंगे. So I gave you these 5 examples just to show you or make a concept clear about the definition of verb. कि verb is a word which shows an action or state. Verb वो word होता है जो किसी action या state को जाहिर करता है. Am I clear or do you have any question regarding it?
पिक्चर ले लीजिए इसकी, ताकि मैं स्लाइड चेंज करूँ, और अगर कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं आप। ऑल राइट, और अब हम बात करते हैं वर्ब की टाइप्स कितनी होती है। तो याद रखिएगा, वर्ब हैज टू कैटेगरीज, वर्ब कैन बी डिवाइडेड इन टू कैटेगरीज, टू टाइप्स ऑफ वर्ब वी हैव। एक हमारे पास कहलाता है बेटे मेन वर्ब, ठीक है, और एक हमारे पास कहलाता है हेल्पिंग वर्ब। अच्छा, मेन वर्ब किस किस तौर पे जुमले में इस्तेमाल होता है, तो वो अभी हम पढ़ चुके हैं। मेन वर्ब या तो एक्शन वर्ब होगा, या फिर क्या होगा हमारे पास, स्टेट वर्ब के तौर पर आएगा। और हेल्पिंग वर्ब की भी दो कैटेगरीज होती हैं, दो तरीकों से, दो सूरतों में आ सकता है, या तो ऑक्सिलरी वर्ब्स होंगे, या फिर मॉडल वर्ब्स होंगे। I repeat, there are two categories of verb, यानी verb can be divided into two categories. Number one, that is called main verb, यानी verb जो होगा या तो main verb होता है, या फिर क्या होता है हमारे पास, helping verb होगा। अच्छा, मेन वर्ब जो होता है वो जुमले में या तो एक्शन वर्ब के तौर पर आता है, या फिर स्टेट वर्ब के तौर पर आता है। एंड आई टोल्ड यू पीपल, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि जिस जुमले में वर्ब एक्शन के तौर पर आ रहा होगा वहां पर स्टेट नहीं होगा, और जहां पर स्टेट के तौर पर आ रहा होगा वहां पर एक्शन वर्ब के तौर पर नहीं आ रहा होगा। एक ही जुमले के दो हिस्से होंगे तो वहां मुमकिन है। आई हैव गिवन यू एग्जाम्पल, मैंने आपको एग्जाम्पल भी दी। तो ये एक्शन और स्टेट का कॉन्सेप्ट तो आपको क्लियर हो गया होगा। और ये भी याद रखिएगा कि जुमले के अंदर अगर एक्शन वर्ब है बेटे, या स्टेट वर्ब है, दोनों सूत्रों में वो है मेन वर्ब, काइंडली एक्नॉलेज इट वेरी प्रॉपरली। इसी तरह हेल्पिंग वर्ब जो है वो जुमले में या तो ऑक्सिलरी वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हो रहा होगा, और मॉडल वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हो रहा होगा। लेकिन ऑक्सिलरी वर्ब हो रहा हो या मॉडल वर्ब हो, दोनों सूरतों में ये कहला रहा होगा हमारे पास क्या, हेल्पिंग वर्ब। हम इसको नाम हेल्पिंग वर्ब का ही दे रहे हैं। तो इस बात को भी जरा ध्यान नशीन रखिएगा, और प्रॉपरली अपने दिमाग के अंदर भी रखिएगा। अच्छा, यहाँ पर मैं आपसे दो सवाल पूछूंगा। पहला सवाल ये है, आप में से कितने बच्चे ऐसे जिनको ये मालूम होता है कि सर ये इज, एम आर, वॉज, वर, या हैज, हैव है, या डू, डज नॉट होता है, या डिड नॉट होता है, ये हेल्पिंग वर्ब होता है। पहले जिन बच्चों को ये बात मालूम है वो जरा हाथ उठाएं। मतलब पहले से जिनको मालूम है, क्योंकि मैंने तो एक कॉन्सेप्ट अलग बताया हुआ, तो वो बाद में हम डिस्कस करेंगे। मैंने कहा कि हर बार ऐसा नहीं होता। अच्छा जी, ठीक है, लोअर योर हैंड्स। अब आप ये बताइए कि आप में से कितने बच्चों को ये मालूम है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑक्सिलरीज एंड मॉडल वर्ब। स्टेट वर्ब और एक्शन वर्ब की तो एग्जांपल मैंने दे दी है। आप में से कोई बच्चा मुझे हेल्पिंग वर्ब की जो दो टाइप है, ऑक्सिलरीज और मॉडल वर्ब, इन दोनों का डिफरेंस कोई बताएगा मुझे? किसी को मालूम है? एनीबॉडी एल्स हु वुड, एनीबॉडी हु वुड लाइक टू बेल द कैट? अल्लाह खैर करे, किसी को भी नहीं मालूम? ऐसा तो नहीं होगा, मालूम होगा, बताने में डर रहे हैं। सुमैया ने हाथ उठा रहा है, ठीक है, द डेयरिंग लेडी, द डेयरिंग गर्ल, शाबाश। और सुमैया ने गलती से हाथ उठाया था? अच्छा, नहीं हाथ उठाया हुआ था। और कोई हाथ उठा? माहम फातिमा से पूछा जाए। ऑल राइट, चले जी। सुमैया बेटी, आप क्या कहोगे? सर ऑक्सिलरी वर्ब जो होता है वो मेन वर्ब के साथ आता है, ठीक है, और जो हेल्पिंग जो मॉडल वर्ब होता है ये पॉसिबिलिटी बताने के लिए सेंटेंस में यूज़ होता है। तो उसमें मेन वर्ब आता है या नहीं आता?
आता नहीं वो। ठीक है, इसके अलावा नहीं सर, नहीं इसके पता। अलावा तो कोई और कॉन्सेप्ट नहीं है ना, यही है जो आपने बताया, आपको यही मालूम है? जी सर, ये पता है। ठीक है बेटे, गुड है, एक्सीलेंट। और कोई है जिसको ये मालूम हो? चलिए मैं आपको जरा लॉजिकली क्लियर कर दूं ताकि आपको कॉन्सेप्ट जो है थोड़ा सा ब्रॉडली क्लियर, रेक्टाफिकेशन पे मत आइएगा। देखिए मैंने आपको क्या बताया कि वर्ब हैज टू टाइप, वन इज कॉल्ड मेन, सेकंड इज कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब जुमले में या तो एक्शन वर्ब के तौर पे होगा या फिर स्टेट वर्ब के तौर पर होगा। इसकी एग्जांपल हमने डिस्कस कर ली है। अब हेल्पिंग वर्ब हैज टू टाइप, वन इज कॉल्ड ऑक्सिलरी वर्ब, सेकंड इज कॉल्ड मॉडल वर्ब। ठीक है। अच्छा मैं आपके सामने दो जुमले बोल रहा हूँ और दोनों जुमले मैं इंग्लिश में बोलूंगा। अगर ना समझ में आए बेटे तो हाथ उठा लीजिएगा, मैं फिर भी इंग्लिश में ही बोलूंगा और आपको इंग्लिश में ही समझ में आए। ठीक है। देखिए, all those words which are used as helping verbs only in tenses, they are called auxiliary verbs. I repeat, all those words which are used as helping verbs only in tenses, they are called auxiliary verbs. I repeat thrice. All those words which are used as helping verbs only in tenses, they are called auxiliary verbs. Or alternatively, on the contrary, all those words which are used as helping verbs apart from tenses, they are called modal verbs. I repeat, all those words which are used as helping verbs apart from tenses, they are called modal verbs. ठीक है। यानी वो तमाम तर अल्फाज जो हेल्पिंग वर्ब के तौर पर टेंसेस में इस्तेमाल होते हैं बेटे, उनको हम नाम क्या देते हैं? हम उनको नाम देते हैं ऑक्सिलरी वर्ब का, जो टेंसेस में इस्तेमाल होंगे। होंगे वो होंगे हेल्पिंग वर्ब, लेकिन ओनली इन टेंसेस। और जो टेंसेस से हटकर इस्तेमाल होते हैं, वी स्पीक मेनी ऑफ सेंटेंसेस अपार्ट फ्रॉम टेंसेस, जिनको हम टेंसेस में काउंट नहीं कर सकते, तो उसमें जो हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होगा वो हमारे पास क्या कहला रहा होगा? वो कहलाएगा हमारे पास मॉडल। अब इसकी मिसाल कैसे देखें? हमारे पास टोटल टेंसेस कितने होते हैं? तो टेंस तो टोटल तीन होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। लेकिन अगर मैं पूछूं कि हर टेंस के कितने एस्पेक्ट होते हैं, तो आई यू वुड रिप्लाई कि सर प्रेजेंट के चार एस्पेक्ट होते हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूस। पास्ट के भी यही चार होते हैं, फ्यूचर के भी यही चार होते हैं। तो टोटल जो टेंसेस के एस्पेक्ट होते हैं वो कितने होते हैं हमारे पास? 12 होते हैं। ऐसे ही है, आप सब इस बात से एग्री करेंगे। ठीक है। तो अब मैं एक एक करके नाम लेता हूँ, तो नाम लेकर हम ताकि टोटल पॉइंट देखिए। मैंने क्या बताया कि ऑल दोज वर्ड विच आर यूज एज हेल्पिंग वर्ब ओनली इन टेंसेस, वो तमाम तरफात जो टेंसेस में हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होते हैं बेटे, उनको हम नाम देते हैं किसका? ऑक्सिलरी वर्ब का नाम देते हैं। अच्छा, अब एक एक टेंस के अंदर तीन तीन वर्ड होते हैं हेल्पिंग वर्ब के तौर पर, तो उनको हम तीन काउंट नहीं करेंगे, उनको हम कलेक्टिवली एक ही काउंट करेंगे क्योंकि वो एक टेंस में इस्तेमाल है। इसकी मिसाल कैसे है देखें। लेकिन इसको समझने से पहले ना एक बात पहले कॉन्सेप्चुअली क्लियर कर लें, वो ये कि वर्ब की डेफिनेशन तो हमने पढ़ी है, लेकिन वर्ब का जो बेसिकली इंपॉर्टेंस है जुमले के अंदर वो क्या होता है। तो याद रखिएगा बेटे कि वर्ब इज अ वर्ड बाय विच वी कैन अंडरस्टैंड द टेंस ऑफ अ सेंटेंस। जैसे आप लोगों ने स्ट्रक्चर में जवाब दिया ना कि वी हैव सर थ्री थिंग्स, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ये तीन चीजें मिलती हैं तो जुमला मुकम्मल हो रहा होता है। उसी चीज को मैंने मॉडिफाई किया हुआ है, तो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को अलग अलग मैं पढ़ा रहा हूँ। तो वर्ब की जो सिग्निफिकेंस होती है वो क्या होती है हमारे पास? तो याद रखिएगा, वर्ब इज अ वर्ड बाय विच वी आइडेंटिफाई द टेंस ऑफ अ सेंटेंस। वर्ब पूरे जुमले के अंदर वो वाला लफ्ज होता है बेटे जिससे हम टेंस को पहचानते हैं। अब कुछ जुमलों के अंदर मेन वर्ब से हम टेंस को पहचानते हैं और कुछ जुमलों के अंदर हम हेल्पिंग वर्ब से टेंस को पहचानते हैं। ठीक है। अब इसकी मिसाल कैसे? तो मैं जरा स्लाइड को चेंज कर रहा हूँ। अब इसमें जो पहला जुमला लिखा हुआ है कि ही राइट्स 2 लेटर्स डेली टू हिज फादर, इस जुमले का अगर टेंस पूछा जाए तो कौन सा होगा? तो आप क्या जवाब देंगे? आप कहेंगे सर इसके अंदर प्रेजेंट सिंपल, ये प्रेजेंट सिंपल का टेंस है क्योंकि वर्ब के साथ एस और ये सारा।
तो इस जुमले को आपने किससे पहचाना? ही से पहचाना, टू लेटर्स, डेली, टू हिज फादर, इनसे पहचाना, किसी भी वर्ड से नहीं पहचाना, आपने वर्ब से पहचाना। वर्ब के बगैर जुमला पहली बात तो मुकम्मल नहीं होता, और वर्ब के बगैर आप टेंस को पहचान नहीं। अगर मैं आपसे कहता हूं कि इसी जुमले का आप नेगेटिव बनाओ, तो नेगेटिव क्या बनाओगे? आप कहोगे सर ही डज नॉट, ही डजंट राइट टू लेटर डेली टू हिज फादर। अब अगर मैं कहूँ इस टेंस को पहचाने, तो आप कहेंगे सर डज नॉट आ रहा है और वर्ब में एस और यस नहीं आ रहा, तो ये प्रेजेंट सिंपल है। तो अब हमने जुमले को किससे पहचाना? हेल्पिंग वर्ब से पहचाना। तो मैंने जुमला क्या कहा बेटे कि वर्ब वो वर्ड होता है जिससे हम टेंस को पहचानते हैं, ठीक है। अब कुछ जुमलों के अंदर हम टेंस मेन वर्ब से पहचानते हैं, कुछ जुमलों के अंदर हेल्पिंग वर्ब से पहचानते हैं। अब इसी की मिसाल सेंटेंस नंबर 3 देखिए, लिखा हुआ शी वाज मेकिंग अ ब्यूटीफुल केक फॉर अ चाइल्ड। अब मैं पूछूं किस वर्ड से आपने पहचाना टेंस को, तो आप कहेंगे सर वॉज से पहचाना। वॉज के साथ आईएनजी फॉर्म में, तो ये पास्ट कंटिन्यू। अगर हम वॉज को हटा दें तो शी मेकिंग अ ब्यूटीफुल केक फॉर हर चाइल्ड, इसमें से कोई भी वर्ड टेंस को मॉडिफाई नहीं कर रहा। अगर वॉज की जगह इज होता तो शी इज मेकिंग अ ब्यूटीफुल केक फॉर हर चाइल्ड। अगर इसकी जगह विल भी होता कि शी विल बी मेकिंग अ ब्यूटीफुल केक फॉर हर चाइल्ड, तो ये फ्यूचर टेंस हो जाता। तो इस जुमले के अंदर हम टेंस को किससे पहचाने? हेल्पिंग वर्ब। तो ये बात पहले कर लीजिए कि वर्ब की सिग्निफिकेंस क्या होती है, वर्ब की क्या क्वालिटी होती है, वर्ब का किरदार होता क्या जुमले में बेटे। तो वर्ब के बगैर तो पहली बात टेंस जुमला नहीं बनता, और दूसरी बात क्या है कि वर्ब के बगैर हम टेंस को मॉडिफाई नहीं कर सकते, इसीलिए वर्ब वो वर्ड होता है जिससे हम टेंस को पहचान, ठीक है। अब उसकी दो कैटेगरी होती है, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब के बारे में मैंने आपको बताया कि दो किस्म के हेल्पिंग वर्ब होते हैं, एक कहलाता है ऑक्सिलरी वर्ब, दूसरा कहलाता है मॉडल वर्ब। तो जो ऑक्सिलरी वर्ब होता है उसके बारे में मैंने क्या बताया कि वो तमाम तर अल्फाज जो टेंसेज में हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होती है वो ऑक्सिलरी वर्ब कह रहे हैं, और वो तमाम तर अल्फाज जो टेंसेज से हटकर इस्तेमाल होते हैं उनको मॉडल वर्ब कह रहे हैं। अब मैं अगर आसान कर दूं तो टेंसेज हमारे पास टोटल एस्पेक्ट के लिहाज से 12 होते हैं। अब मैं हेल्पिंग वर्ब काउंट करवा रहा हूँ, ऑक्सिलरी वर्ब सॉरी ऑक्सिलरी वर्ब मैं काउंट करवा रहा हूँ। प्रेजेंट सिंपल में ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है? फॉर्मूले में तो नहीं होता, लेकिन जब इसका नेगेटिव इंटेरोगेटिव बनाते तो क्या अप्लाई करते हैं? डू नॉट, डज। एक ही वर्ब काउंट करेंगे। क्यों काउंट करेंगे? क्योंकि ऑब्लिक में आता है, एक ही जुमले में डू और डज दोनों नहीं आएंगे ना, या तो डू नॉट या फिर डज नॉट, तो एक ही काउंट करेंगे। पास्ट इंडेफिनिट में डिड नॉट, फ्यूचर इंडेफिनिट में विल और शैल, ठीक है। क्लियर हो रहा है? 3 होगा हमारे पास। प्रेजेंट कंटेंस के अंदर इज एम आर, पास्ट कंटेंस के अंदर वॉज वर, फ्यूचर कंटेंस के अंदर विल बी शैल बी, 6 हो गए। प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर हैज, पास्ट परफेक्ट के अंदर हैड, फ्यूचर परफेक्ट के अंदर विल हैव शैल हैव, टोटल कितने हो गए? 9। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर हैज हैव बीन, पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर हैड बीन, फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर जिस जो हमारे बच्चों के नजदीक खत्म हो चुका है, हमारे बच्चे फौरन फतवा साबित कर देते सर फ्यूचर परफेक्ट टेंस तो खत्म हो गया था। और विल और शेल के अंदर सर शेल का इस्तेमाल भी खत्म हो गया, मतलब अपनी इंग्लिश है हमारी, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब ये 12 टेंसेज मैंने काउंट करवा दिए, तो इसका मतलब ऑक्सिलरी वर्ब पूरी इंग्लिश के अंदर कितने हैं? 12। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई सवाल रेज करना चाहते हैं? बहुत आसान करके समझाने की कोशिश की है बेटे। अब हम बात करते हैं मॉडल वर्ब। तो मैंने जुमला क्या किया था, वो तमाम तरफ है जो टेंसेस से हटकर इंग्लिश में टेंसेस से हटकर इस्तेमाल होते हैं, तो उनको हम नाम क्या देते हैं? मॉडल वर्ब का। निमरा बेटे पूछिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम बेटा। तो आप ये वर्ड्स दोबारा काउंट करवा देंगे, मुझे समझ नहीं आया। अच्छा, करवा देता हूँ। मैंने कहा टोटल आपके पास 12 टेंसेस के एस्पेक्ट्स होते हैं। अब हर टेंस के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है उसको आप ये काउंट कर लें। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम क्या अप्लाई करते हैं? डू नॉट और डज नॉट। एक ही जुमले में दोनों तो नहीं आता, डज नॉट अलग जुमले में आता है, डू नॉट अलग जुमले में आता है, तो हम और का मतलब क्या हो गया? एक काउंट करेंगे। पास्ट इंडेफिनिट में डिड नॉट अप्लाई करते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट में विल और शैल, 3 हो गए। प्रेजेंट कंटेंस में इज एम आर, पास्ट कंटेंस में वॉज वर, फ्यूचर कंटेंस में विल बी शैल बी, 6 हो गए। जितने टेंसेस उसके लिए से हेल्पिंग वर्ब। प्रेजेंट परफेक्ट में है, टोटल कितने हो गए? 9। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज हैव बीन, पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड बीन, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में विल हैव बीन शैल हैव बीन, टोटल 12 हो गए। तो 12 टेंसेस होते हैं एस्पेक्ट के लिहाज से, तो 12 ऑक्सिलरी वर्ब हो गए।
12 वर्ड नहीं कह रहा, 12 वर्ब्स कह रहा हूँ। वर्ड तो ज्यादा हो गया ना, इज एम आर तो 3 वर्ड हो गया, लेकिन चूंकि इस्तेमाल एक ही टेंस में होता है तो हम इसको कलेक्टिवली एक काउंट करें, क्योंकि एक ही जुमले में इज एम आर इस्तेमाल नहीं होगा। जहाँ इज होगा वहां एम आर नहीं आता, जहाँ एम आएगा वहां इज आर नहीं आता, और जहाँ पर आएगा वहां पर इज एम नहीं आता। ठीक है, अब बात करते हैं हम मॉडल वर्ब की। तो मेरे बेटे याद रखिएगा, मॉडल वर्ब हमारे पास टोटल 11 होते हैं, तो 11 12 इस चीज को आपने याद रखना है। अब वो किस तरीके से देखें, मॉडल वर्ब जो है ना, अब हमारे पास जो इंग्लिश है, वो जो बच्चे परेशानी का शिकार होते हैं कि ब्रिटिश इंग्लिश अलग है, अमेरिकन इंग्लिश अलग है, ऐसा नहीं होता। रियल इंग्लिश ब्रिटिश है, ठीक है। जितने भी लोग दुनिया में इंग्लिश बोलते हैं ना, इंग्लिश की अब बहुत सारी वेरायटी आ गई है। मतलब हर माल 10 में जैसे बिकता है ना बचत बाजार के अंदर, अब वैसी इंग्लिश को भी हमने बनाया हुआ। इटालियन इंग्लिश अलग हो गई, स्पेनिश अलग हो गई, अमेरिकन अलग हो गई, स्कॉटिश इंग्लिश अलग हो गई, आयरिश इंग्लिश अलग हो गई, वेल्स के अंदर अलग इंग्लिश बोलते हैं। तो ये इंग्लिश की अलग अलग कैटेगरी नहीं, इंग्लिश असल में ब्रिटिश है, बाकी एक्सेंट्स के नाम है। ठीक है, इंग्लिश का नाम नहीं है, एक्सेंट का नाम है, ये बस याद रखिए। तो ब्रिटिश अमेरिकन के नजदीक जो है ना, हमारे पास टोटल 11 मॉडल वर्ब होते हैं। और मॉडल वर्ब क्या होती है, जो टेंसेस से हटकर बोले जा रहे हैं। ठीक है, अब मैं मिसाल दे रहा हूँ आपको। अगर मैं कहता हूँ वी शुड परफॉर्म आवर ड्यूटीज प्रॉपरली, वी शुड परफॉर्म आवर ड्यूटीज प्रॉपरली। ठीक है, दूसरा जुमला मैंने कहा यू मस्ट रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, यू मस्ट रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। ठीक है, तीसरा जुमला मैंने बोला कि आई कैन परफॉर्म दिस टास्क, आई कैन परफॉर्म दिस टास्क। अब इन तीनों में से आप पहला जो जुमला बोला है कि यू शुड परफॉर्म योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज प्रॉपरली, तो अब ये कौन सा टेंस है, हम कैसे पहचानेंगे? कोई बता सकता है ये टेंस कौन सा है? या मैं जुमला कहता हूँ यू मस्ट रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, आप में से कोई बता सकता है ये कौन सा टेंस है? कोई नहीं बता सकता। पता है क्यों? क्योंकि टेंस है ही नहीं, टेंस से हटकर हम बोल रहे हैं। तो जो इंग्लिश के अंदर सिर्फ टेंसेस तो इंग्लिश में शामिल नहीं है ना, टेंसेस से हटकर भी हम बहुत सारी चीजें बोल रहे हो। अब ये जो हमने जुमला बोला आई कैन है, मस्ट वाला जुमला बोला, शुड वाला बोला, वुड बोलूं, ही माइट कम टुडे, माइट का जुमला बोलूं, ये सारे मॉडल वर्ब में काउंट होते हैं। और मॉडल वर्ब टोटल मैंने कौन कौन से बताए? 11 है। अगर आप इसको रिदम में सीक्वेंस में याद करना चाहते हैं तो कौन कौन से वर्ड होते हैं? विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट। 9 हो गए। विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट। और नंबर 10 कौन सा होता है? ऑट टू। और 11 कौन सा होता है? हैड बेटर। मैं ये लिख भी देता हूँ, ठीक है। विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ought to, had better। टोटल कितने हो गए? 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब बहुत सारी किताबों में आपको मॉडल वर्ब यहाँ तक मिलेगा, मस्त तक लिखा होगा 9 मॉडल वर्ब। ये जो मार्केट के अंदर किताबें, मार्केट के अंदर जो किताबें अवेलेबल नहीं होती, मतलब कि 30 दिनों में इंग्लिश बोले रवानी के साथ, तो वो इंग्लिश रवानी में सिर्फ इंग्लिश 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 ही बोल रहे होते, ठीक है ना। हमारी एक रीजनल लैंग्वेज है सिंधी, जो हम 3 क्लास से पढ़ रहे होते, 3 से लेकर 9 तक हमें सिंधी नहीं आई। एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, वो हमें 30 दिन में आ जाएगी, ठीक है ना। तो ये वो वाली मिसाल है। कुछ दिनों के बाद ना मार्केट में किताबें अवेलेबल होंगी, 60 दिन में 90 दिन में डॉक्टर बने, फिर ये सारे मेडिकल यूनिवर्सिटी थे ना, ये सब बंद हो जाएंगे। तो यहाँ पर याद रखिएगा ये 11 मॉडल वर्ब होते हैं बेटे। विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू, हैड। आप में से कुछ बच्चों को उनके जहन में सवाल आ रहा होगा, सर ये जो विल और शैल है ये तो है, इसमें टेंसेस में भी अप्लाई होता है। तो इस सवाल अगर किसी के जहन में आ रहा है तो ये सवाल अपने पास लिख रखिएगा, मैं इसको आगे चलकर क्लियर करूंगा। अब इसका जवाब मैं नहीं बता सकता बेटे। अगर किसी के जहन में सवाल है कि सर विल और शैल तो फ्यूचर में भी अप्लाई करते हैं, और आपने कहा कि मॉडल वर्ब तो वो होता है जो टेंसेस से हटकर इस्तेमाल होता है, तो अगर किसी के जहन में सवाल है तो अपने पास है, कि नहीं है तो मैं सवाल खुद रेज कर रहा हूँ, तो इसको याद रखिएगा। ये हो गए मॉडल वर्ब, ये टेंसेस में काउंट नहीं होते। और टेंसेस में अगर काउंट भी होते तो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तो आप पहचान सकते हैं, लेकिन प्रेजेंट का कौन सा एस्पेक्ट है?
इंडेफिनिट कंटिन्यूअस परफेक्ट है, आप इसको पहचान नहीं सकते, इसीलिए इसको हम मॉडल वर्ब का नाम देते हैं बेटे। तो टेंसेज हमारे पास 12 होते हैं, मॉडल वर्ब हमारे पास 11 होते हैं। ये टोटल काउंटिंग याद रखिएगा। ये वर्ब का लेक्चर में से एक पॉइंट क्लियर हुआ है, अभी आगे 4-5 लेक्चर इसी के वर्ब पे ही है, उसमें मैं कुछ रूल एंड रेगुलेशन आप लोगों को बताऊंगा। अगर कोई सवाल है तो बेटे पूछ सकते हैं, वरना आप इसकी पिक्चर ले लें, ग्रुप पे भी मैं इसको शेयर कर दूंगा। ये अभी का लेक्चर तो यहाँ तक मुकम्मल हो गया, क्योंकि अब मैं आपसे एक वर्कशीट डिस्कस करूंगा जनरल से इंग्लिश की, उसको आप सॉल्व करेंगे, मैं इंस्ट्रक्शन को बता दूंगा, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि टेस्ट में मैं कैसी चीजें दूंगा अबाउट सेंटेंस कंप्लीशन एंड अबाउट सेंटेंस करेक्शन। तो होप यू हैव अंडरस्टूड द लेक्चर देयर। अगर कोई सवाल है बेटे फील फ्री टू आस्क, आप पूछ सकते। नहीं है, ऑल राइट बेटे, मैं आपसे स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। जी बेटे, अब आप सबको वर्कशीट नजर आ रही होगी। एक दो बच्चे जरा हाथ उठा दें, अब्दुल कादिर, अली मोहम्मद नासिर, अक्सा अकबर, अक्सा हजरत गुल, आप लोगों को वर्कशीट नजर आ रही बेटे? ऑल राइट, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। लोअर योर हैंड्स। अब इसके अंदर जो कैप्शन बना हुआ बेटे, द हेडिंग हैज बीन मेंशन सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट 1, ठीक है। और इंस्ट्रक्शन क्या लिखी हुई, डायरेक्शन के अंदर लिखा हुआ क्वेश्चन 1 to 15 आर इनकम्प्लीट सेंटेंसेस, बीनीथ ईच सेंटेंस यू विल सी 4 वर्ड्स और फ्रेजेस मार्क्ड A B C D। हर जुमले के अंदर आप देख सकते हैं हर जुमला इनकम्प्लीट है, क्योंकि यू हैव गॉट अ ब्लैंक देयर, यू विल फाइंड अ ब्लैंक देयर, और बिलो द सेंटेंस यू हैव बीन गिवन 4 ऑप्शंस A B C D। अब इसमें क्या है कि जो ब्लैंक है, इट शोज कि द सेंटेंस इज इनकम्प्लीट, द सेंटेंस इज नॉट फॉर्मेटेड। अब इन 4 ऑप्शन में से आपको सिलेक्ट करना है कौन सा वाला जो है A B C D में से बेस्ट है, जिसमें हम लगाएंगे ब्लैंक के अंदर तो जुमला मुकम्मल हो जाएगा। ये बहुत जनरल सा है, आसान सा है, बासानी आपसे हो जाएगा बेटे। वैसे हर एमसीक्यूज के लिए 30 सेकंड का टाइम होता है, तो मैं 30 सेकंड को ही काउंट कर रहा हूँ। तो अभी 45 पास टू 12 o'clock हो रहे हैं, 7 सेंटेंस तो 3.5 मिनट्स। तो आप इसको सॉल्व करें, अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो सवाल के लिए हाथ उठाएंगे। और दूसरी तरफ क्या है कि जिन बच्चों का होता चला जाएगा वो हाथ उठाकर इसको लोअर कर लीजिएगा। ये टाइम बिगेट ना हो, फिर मैं स्लाइड को चेंज करूंगा जैसी 49 होगा टाइम, ठीक है। तो यू मे स्टार्ट नाउ। परेशान मत होइएगा, अगर कोई चीज़ परेशान क्रिएट कर रही होगी तो बी रिलैक्स, कूल एंड काम। मैं सिर्फ आपको फॉर्मेट समझा रहा हूँ। चलो स्टार्ट वर्किंग।
सुमैया और शाहिदा बेटे, आप लोगों ने अगर कोई सवाल पूछना है तो हाथ उठाएं बेटे, अगर सवाल नहीं पूछना है, आपका हो गया तो लोअर योर हैंड्स। जी बेटे सुमैया। सर मुझे तो वर्ड्स ही नज़र नहीं आ रहे, बहुत ज़्यादा ब्लर है। बहुत ज्यादा ब्लर है, जी जूम कर देता हूँ उसको मैं। आप नजर आ रहा है? जी अब नज़र आ रहा है। So, सैयदा सोहा बेटे, हैव यू डन और आर यू आस्किंग समथिंग, जस्ट यू रेज योर हैंड। ठीक है, मैं स्लाइड चेंज कर रहा हूँ बेटे। अब्दुल कादिर कहिए। अब्दुल कादिर बेटे, अगर आपने ये हाथ उठाया इसलिए कि आपका मुकम्मल हो गया तो ठीक है, वरना कुछ पूछना है तो पूछ लें। नहीं सर, वो आपने स्क्रीन जूम की थी ना, मैंने फर्स्ट वाला लीव किया था, वो करने जा रहा था, आपने जूम कर दिया। जी अच्छा बेटे कहिए। After when the residents of apartment buildings सर सर मैं कह रही थी कि आपने जिस तरह पहले हमारे साथ स्क्रीन शेयर की थी, अगर हम अपने पास उसको थोड़ा सा जूम कर लेंगे तो फिर वो सबको नजर आएगा। तो अगर आप अपने पास जूम कर रहे हैं तो वो फिर किसी को फर्स्ट वाला नजर आ रहा है, तो अगर किसी को 7 वाला चाहिए तो उसको 7 वाला नजर नहीं आ रहा। जी बेटे, जब भी मैंने जूम को इन कर दिया वहाँ पे कोई मसला नहीं अगर है, हम अब आप लोग कर। हाँ हाँ बोले। अगर हम अपने पास जूम कर लें उसको तो फिर हमें नजर आएगा वो। हाँ थैंक यू, बहुत शुक्रिया। सबने सुन लिया होगा बेटे, इस इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर लीजिए एडवाइस। शुड आई चेंज द स्लाइड? रेज योर हैंड्स। टाइम ज्यादा हो गया वैसे। जिन बच्चों का हो गया वो हाथ रेस कर लें बेटे, जल्दी जल्दी जरा क्विकली करेंगे। 43 में से अभी 19 हैंड्स हुए हैं। ऑल राइट, मैं स्लाइड चेंज कर रहा हूँ। ये आप लोग खुद जूम कर लें तो ज्यादा आसानी होगी। जी शेख सलेमान कहिए। नहीं सर, वो मैंने वो स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लिया। राइट, फातिमा रमजान बेटे कुछ कहना चाह रही हैं?
बेटे जिन बच्चों का हो जाएगा कीप रेजिंग योर हैंड्स। जिन बच्चों का होता जाए बेटे वो हाथ उठाकर रखिएगा प्लीज। बेटे जिन बच्चों का होता जा रहा है प्लीज कीप योर हैंड रेज। अभी तक सिर्फ 15 बच्चों ने हाथ उठाया आउट ऑफ 40। ऑलराइट, मैं स्लाइड को चेंज कर रहा हूँ बेटे, टाइम एक्सीड हो रहा है। कीप लोअरिंग योर हैंड बेटे। शुक्रिया। अब देखिए यहाँ फॉर्मेट चेंज हो रहा है, ये सेंटेंस करेक्शन है। डायरेक्शन में क्या लिखा हुआ है? यूज चेस्ट वन डायरेक्शन इन क्वेश्चन 1 to 25 each sentence has 4 underlined words or phrases. The 4 underlined parts of the sentence are marked A, B, C, and D. Identify the one underlined word or phrase that must be changed in order for the sentence to be correct. अब इसमें 6 तक करना है, 6 तक जैसी हो जाए मुझे बता दीजिएगा। इसमें क्या है कि हर जुमले में 4 अंडरलाइन वर्ड और फ्रेज है। ये पहली क्लास में मैंने आपको कुछ जुमले लिखकर बताए थे। अब जो गलती सिर्फ उसको सर्कल करना है बस, और इसके अलावा कुछ और नहीं करना। ठीक है, 6 तक फटाफट जरा इसको कर लें और हाथ उठा लीजिएगा। बाकी वर्कशीट को मैं अगली क्लास में डिस्कस करूंगा, मैं ग्रुप पे शेयर कर दूंगा इसको। अगली क्लास से पहले पहले बकिया चीज सॉल्व कर लीजिएगा ताकि हम इसके आंसर की को टैली करवाने के बाद जो जनरल डिस्कशन होगी वो हम कर लेंगे। नोट है बेटे, डू यू वांट टू आस्क? अगर कोई सवाल है बेटे तो हाथ उठाएं, और अगर कोई सवाल नहीं है थैंक यू। करिए सॉल्व इसको। युसरा बेटे पूछे। पूछना है या आपने 6 तक कर लिया? दैट्स व्हाई यू आर रेजिंग हैंड। अगर 6 तक कर लिया है तो बेटे लोअर योर हैंड। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम बेटा। सर हमें ये पूछना था, जो आपने भी पहले हमें दिखाए थे उसमें कुछ हमें क्लियर नहीं हो रहे, आप उसके आंसर सेंड करें ताकि हम समझ लें। कोई बात नहीं बेटा, मैं इसको ग्रुप पे शेयर करूंगा, आंसर मैं खुद क्लास में डिस्कस करूंगा आपसे। ठीक है? यस सर, आप समझा दें क्योंकि उसमें कुछ ऐसे जो नहीं समझ आ रहे। जी जी ऐसा होगा। मैंने सिर्फ आपको ये आइडिया दिया कि इस किस्म के जुमले फॉर्मेट में होंगे जनरली। हो सकता है आपको समझ में जो नहीं आ रहा और आपने जवाब निशान लगाए हो अगर, तो हो सकता है वो ठीक हो। ठीक है ना? तो डोंट गेट वरीड।
ओके सर, थैंक यू। वेलकम बेटा। अच्छा बेटे, जहां तक किया हुआ है, जितना किया हुआ है उसको छोड़ दीजिए यहाँ पर। ये वाले मैं आपको ग्रुप पे शेयर कर दूंगा आज, ठीक है? तो जब शेयर कर दूंगा तो ये कल या अगली क्लास से पहले पहले इसको सॉल्व कर दीजिएगा। फिर मैं क्लास में इसके आंसर की टैली करवा के डिस्कस करूंगा। मैं सिर्फ ये समझाना चाह रहा था कि दिस इज द फॉर्मेट ऑफ द टेस्ट। टेस्ट के अंदर हम सेंटेंस कंप्लीशन और करेक्शन पे काम कर रहे होंगे, और अगर मैं टेस्ट में आपको कॉम्प्रिहेंशन देता हूँ तो कॉम्प्रिहेंशन जो होंगे ना, वो सिंपल कॉम्प्रिहेंशन होंगे जो आपने इंटरमीडिएट लेवल तक पढ़े हुए हैं। मैं आपको क्रिटिकल रीजनिंग वाले कॉम्प्रिहेंशन अभी नहीं दूंगा, अगर मैं दूंगा तो। अच्छा, हाउ मेनी एमसीक्यूज वुड बी देयर, नंबर ऑफ एमसीक्यूज का परेशान मत होइएगा कि मैं 10 भी दे सकता हूँ, 15 भी दे सकता हूँ, 20 भी दे सकता हूँ। बस आपको ये क्लियर करना चाह रहा था कि देखिए इस किस्म के जुमले होंगे जनरल इंग्लिश के जो मैं आपको दूंगा। टाइम 2 मिनट एक्सीड हो गया, आप लोगों की अगली क्लास भी होगी बेटे, तो मैं साइन आउट कर रहा हूँ। कोई भी सवाल अगर जहन में है, सवाल को लिख कर कैद कर लिया करें, अगली क्लास शुरू होने से पहले उसको डिस्कस कर लेंगे, फिर लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा बेटे, दुआ में याद रखिएगा मुझे, मेरे घर वालों को, अपने आप को, अपने घर वालों को, और मेरे मुल्क अजीज वतन पाकिस्तान को, कि अल्लाह ताला इसको अंदरूनी बैरूनी आफत से महफूज फरमाए, और कोरोना जैसी वबा हमेशा हमेशा के लिए हमसे दूर और इसको नेस्तो नाबूद फरमाए। आमीन, ठीक है? अल्लाह हाफिज, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।